बंद कर दिया रिकॉर्डिंग? स्टार्ट कर दिया महोदय दोबारा। एक मिनट, मेरा तो स्टार्ट ही है। ठीक है महोदय, फिर मैं हम कराते हैं। शुरू करें? जी जी नमस्ते। येन धौता गिरः पूसां विम्लहि शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नन् तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानाधस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। बहु शुद्धम उक्तम भगिनी, शुद्धम उक्तम। धन्यवादः। महोदय प्रार्थयामि अद्यतन कक्षा आरंभं करोतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो पूर्व कक्षा में अब हमने अजंत धातुओं के ऊपर विचार किया था, ज्योत्यादि गण की अजंत धातुओं के ऊपर विचार किया था। अब ज्योत्यादि गण की हलंत धातुओं के ऊपर हम विचार करेंगे। एक बार हलंत धातु कितनी है इनके ऊपर देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए 8 है। हाँ, बस धन जन, इनके एक बार फिर से इनके वो बना लेंगे 4 5 और निजिर विजिर उसमें भी गण आएंगे क्या? उसमें इसमें ऐड हो जाएगी? हाँ, वो इसमें ही थी ना, निजिर विजिर और विश, वो 3 हलंत थी ना, और बाकी तो अजंत थी, जैसे कि भ्री मांग और ओहांग, और एक और जो भी थी वो भी। तो ये देखिए 8 धातुएं हैं। पहले हम इनमें ज्योत्यादि गण का विकर्ण लगाने के बाद क्या अंग बनता है हम उसके ऊपर विचार करते हैं। ठीक है, जब भस को हम द्वित्व करेंगे, देखिए शब्द इत्यादि तो लगेगा नहीं, लगेगा कर्तरी शब्द से, और उसको क्या हो जाएगा, सूत्र क्या है, ज्योत्यादिभ्यः श्लू, इस सूत्र के द्वारा उसके श्लू शब्द का श्लू हो जाएगा, अर्थात लोप हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया? जब अब श्लौ सूत्र है, सूत्र क्या है हमारा, श्लौ सूत्र के द्वारा श्लू के परे होने पर धातु को कहता है द्वित्व होता है। तो हमने पढ़ा था कि ज्योत्यादि गण की सभी धातुओं को क्या होता है, द्वित्व होता है। 10 गणों में केवल एक ये धातु, एक ये गण ऐसा है जिसको द्वित्व होता है। ठीक है, अब भस को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा, भस भस, हलादि शेषः भ भस, और अभ्यास चर्चा तो क्या हो जाएगा महोदय हमारा, बभस। धन को करेंगे तो धन धन, फिर अभ्यास चर्चा ओ धधन, हलादि शेषः, और फिर अभ्यास चर्चा दधन बन गया। ठीक है, जन देखिए, जन जन जजन, ये तीसरा पहले से ही है, हम तो जो चौथा है उसको तीसरा बना रहे हैं, पर ये तो तीसरा पहले से ही है, तो पहले से वैसा का वैसे ही रहेगा। ठीक है, दिश है, दिश में चौथा है ये, तो दिश दिश, दिधिश और दिधिश। ठीक है, निज निज, ये तो ना तो ये 4 है ना 2 है, तो इसको नहीं होगा कुछ, निज निज। अब क्या हुआ, गुण हो गया, निज निज करके निज बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए महोदय, निज। पर एक सूत्र पढ़ा था हमने, निजाम त्रयाणाम गुणः श्लौ। ठीक है, निजाम त्रयाणाम गुणः श्लौ, तो क्या कहते हैं, निज विश और विश्लरी, इन 3 धातुओं क्या होता है, इन 3 धातुओं के अभ्यास को गुण होता है। अब जब इन 3 धातु कौन से, निज, और देखिए निज धातु, विज धातु और विष धातु, मतलब विजिर और विश्लरी, ये 3 धातुओं को कहता है गुण हो जाएगा। तो क्या होगा, जब वहां पर निज को गुण हुआ तो ने निज बन गया, क्या बन गया, ने निज। विच को गुण हुआ तो वे विच, और विष को गुण हुआ तो वे विष। ठीक है, तुर को गुण होगा क्या, तुर को गुण नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तुर के लिए नहीं है सूत्र, तो 3 धातुओं के लिए केवल है। तो तुर को द्वित्व करेंगे तो तुर तुर तुतुर। ठीक है महोदय, तुर तुर तुतुर, हलादि शेषा के द्वारा। अब देखिए यहां तक आपका
ज्योत्यादि गण की हमने हलंत धातु बना ली, ठीक है। अब इनको हम, अब इनका प्रयोग मतलब वो करते हैं, धातु मतलब सिद्ध करते हैं। अब तक हमने अंग बनाना सीख लिया। अब देखिए इसमें सबसे पहले धातु कौन सी आई है हमारी, भस धातु, ठीक है। अब और लिखा है जन धातु, जन धातु के लिए रूप बता रहे हैं, ठीक है। तो जन धातु को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा महोदय, जजन। जजन। क्या बनेगा, जजन, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि एक सूत्र पढ़ा था हमने, जब आप कभी विचार, आप अंग कार्य का विचार करिएगा, जब आप ये पूरा पूरा पढ़ लेना एक बार, तब हम एक बार अंग कार्य का विचार करेंगे, ठीक है। अंग कार्य के ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। ये सारे के सारे सूत्र अंग कार्य में पढ़े गए हैं। जन सन खन जन खन सनाम झई झलो, ठीक है। ये सूत्र क्या कहता है, मैंने आपको जब क्या पढ़ाया था, अनुनासिकांत धातुओं के बारे में पढ़ाया था, तभी ये वहां पर आया था। ये कहता है जन सन खन, इन तीन धातुओं के अंतिम वर्ण के स्थान पे आ होता है। तो अंतिम वर्ण क्या है हमारा, न, हक्का, हाँ। ठीक है। इन तीनों धातुओं के ना, इन तीनों धातुओं के अंतिम वर्ण ना के स्थान पे क्या हो जाएगा महोदय, आ हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, फिर अगर सवर्ण दीर्घ से दीर्घ कर देंगे तो जा, सा और खा बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए कब करेगा, तो झलादि किट गिट प्रत्यय परे होने पर। कब करेगा, जलादि प्रत्यय परे होने पर। सन अर्थात किट गिट बोलने पर, किट गिट बोलने पर अपित नहीं करेगा, केवल पित में तो नहीं करेगा, पित में नहीं करेगा, ठीक है, याद रखिए महोदय। तो अब हमारा पित में अंग क्या बनेगा, जजन। पित में क्या रहेंगे अंग, जजन। और हलादी अपित में क्या रहेगा, मतलब सॉरी अभी इतना ही करते हैं, पित में क्या रहेगा, जजन, ठीक है। अब देखिए अब एक मैंने अब एक सेकंड बस, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये हमारे मैंने सबसे पहले रखे हैं हलादि पित्त प्रत्यय, ठीक है। तो हलादि पित्त प्रत्यय में हमारा अंग क्या रहेगा, जजन, क्योंकि ये जो सूत्र कार्य कर रहा है कहाँ पर कर रहा है, अपित्त में कर रहा है, तो पित्त प्रत्यय में हमारा अंग जजन ही रहेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है महोदय, आपको क्या करना है, केवल जोड़ना है। तो देखिए हमें सारे ये आपको दिख रहे हैं, ये देखिए पहले ध्यान से देखिए, हाँ आप सभी को दिख रहा है ये हलादि पित्त में जितने भी लिखे हैं, एक टीसी मी तू सा, ये सारे हलादि पित्त दिए, ठीक है। अब देखिए इनको, अब इसको हमने रिप्लेस कर देंगे, हमारा अंग क्या बनेगा बताइए, हलादि पित्त प्रत्यय में जजन, जजन बनेगा, ठीक है। और मैंने रिप्लेस कर दिया, तो देखिए आपका क्या बन गया, आपका जजंती, जजंसी। अब ये जो ना है ना, इस ना को अनुस्वार कर लेगा, जजंसी, जजंती, जजंसी, जजन्मी, जजंतु, जजन। और ये अजजंत बनेगा, क्या बनेगा, अजजन बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, अजजन। पहले अट का आगम कर लीजिए, अजजंत हो गया, अजजंत। अब इसमें सा का लोप किससे कर लेंगे, और सा का लोप बताइए, संयोग वाला है क्या, संयोग नहीं नहीं, हलंग उससे ता और सा का लोप हो जाएगा, अजजन और अजजन, ठीक है। देखिए हाँ, अब उसके बाद पित्त प्रत्यय में भी आपका अंग क्या बनेगा, देखिए
पित जय प्रत्यय जा। में भी जजन ही रहेगा, ठीक है। हम्म, पित प्रत्यय में भी आपका जजन ही रहेगा। आपको क्या करना है, यहाँ भी जजन प्लस आनी, जजन जजन प्लस आनी, जजन आनी, जजनानी। जजन प्लस आव, जजन आव, जजन प्लस आम, जजन आम, जजन प्लस आई। तो ये केवल उसमें चल रहा होगा, परस्मै पद में। परस्मै पद में चल रहा है तो आत्मने पद का नहीं चलाएंगे, ठीक है। जजनानी, जजनाव, जजनाम और अजजनम, ठीक है। अब आपको क्या आजादी करना है, पित में होगा ना? हाँ आजादी पित्त में। पित्त प्रत्ययों में आपका जजन ही रहेगा, ठीक है। पित्त प्रत्यय में आपको जजन ही रहेगा। अपित प्रत्यय में क्या हो जाएगा, जो जजन के जो ना है उसका क्या हो जाएगा, ना को आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मोदी, आ। तो क्या बन जाएगा आपका अंग, जजा, जजा। जजा, ठीक है। जजातः, जजाथः, जजाथ। पर केवल कहाँ होगा, झलादि कित में, झलादि में ही होगा। अर्थात जब किसी का महोदय बहुत ज्यादा ट साउंड आ और रही थ है। में। बाकी सब म्यूट कर, मैं आप सबको म्यूट कर देता हूँ। मनीष जी आप खुद चालू कर जी दीजिएगा। ठीक है महोदय। ठीक है। अब देखिए, जजा केवल झलादि कित में होगा, और झलादि कित आपको क्या मिलेगा, केवल त तो या था मिलेगा। त हाँ। थ, या अगर धा मिलेगा तो धा मिलेगा, पर लेकिन प्रश्न पद है जिसमें धा तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो जजातः, जजाथः, जजाथ। क्यों बना आपको पता लगा महोदय, क्योंकि ये झला जन सन खनाम से ही झलो हो कि झलादि गित प्रत्यय पर जन धातु के अंतिम वर्ण के स्थान पे क्या होता है, आ आदेश होता है, ठीक है। तो जा बन गया, क्लियर। झला, ये जो वह और मां प्रत्यय है ये हमारा झलादि है क्या, झलादि नहीं है, इसलिए जजन का जजन नहीं रहा। तो जजन वह, जजन महा, अपने रूप बन गए इसके सारे। अब जग्यति, जग्यतु और अजग्युहु कैसे बना, इस पे विचार करते हैं, ठीक है। सूत्र एक पढ़ा था, ये सूत्र में आपको पढ़ा चुका हूं, गम हन जन खन घसाम लोपह किंगित नंगी। ये सूत्र कहता है, सभी लोग ध्यान से समझिएगा, इसने 5 धातुओं का नाम लिया है, गम, हन, जन, खन और घस। इन 5 धातुओं में ये सूत्र लगता है, ठीक है। ये इन 5 धातुओं में लगता है, इसलिए आपको इस सूत्र पे ध्यान फोकस अच्छे से रखना है। ये क्या करता है, तो ये कहता है, देखो लोप क्या दिख रहा है महोदय, लोपह, गम हन जन खन घसाम लोपह। इन धातुओं को लोप करने के लिए, किसको लोप करेगा, तो क्या इन धातुओं के की आकार। उपधा के आ का, इन 5 धातुओं की उपधा के आ का लोप होता है। कब होता है, आजादी कित प्रत्यय परे होने पर। कब होता है महोदय, आजादी आजादी कित प्रत्यय परे होने परे पर। होने पर। अब देखिए एक बनाएंगे हम, आपका अंग क्या बनेगा, जजन है, क्या है आपका, जजन। जजन। और ये जजन के बाद हमने अति लाएंगे, तो इसमें आपका गम हन जन, ये जन सन खनाम से ही झलो हो लगेगा क्या, बताइए कोई। जजन प्लस अति लाएंगे तो नहीं, गम, उसमें झल नहीं है, झल नहीं है बिल्कुल ना। महोदय, जल झल नहीं है, उसमें झल नहीं है, तो इस वजह से कोई संबंध बैठता नहीं है दोनों का। वो झल में काम करता है, ये अच में काम करता है, ठीक है। तो देखिए अब एक बार हम हाँ ठीक है। दिख रहा महोदय, जजन प्लस प्रत्यय आया हमारा अति, प्रत्यय क्या आया, अति। आप अति की जगह आप क्या ले सकते हैं, अति क्यों आया, कोई बताएगा मेरे को। ये है ना, अभ्यास वाले धातु अभ्यस्त है है ना, उसको, अभ्यास में नकार का अभ्यस्त अभ्यस्त है ना। अभ्यस्त धातु में अति अति अंत अतु की और जगह वो अति। 3 प्रत्यय चेंज होते हैं ना। बिल्कुल हाँ, तो आप बोलिए बोलिए, अंति की जगह अति, हाँ, और अंति अंतु की जगह अतु। अंत की जगह और अन की जगह वो उहु, ठीक है। तो ये ही आपके 3 प्रत्यय आपको कैसे मिलेंगे, आजादी कित मिलेंगे, ठीक है। इन तीनों के परे होने पर क्या होता है, आजादी कित प्रत्यय के परे होने पर
जो धातुओं का उच्चारण किया गया, जिन धातुओं का नाम लिया गया कि इन धातुओं के अब मतलब उपधा के आकार का लोप करना है, उपधा के, अर्थात जब जा के आ का लोप कर देंगे यज्ञ, तो ठीक है, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। ठीक है, अब जैसे ही आपने आकार का लोप किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्तो शुनाश्चु की प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी, बताइए। चवर्ग ज है जो आपका, वो चवर्ग में आता है कि नहीं आता है? हाँ, होगा। ज आपका चवर्ग में आता है और ये न तवर्ग में आता है। तो जब चवर्ग और तवर्ग मिल गया तो तवर्ग ही तवर्ग होगा। को भी चवर्ग हो जाएगा। तो ये जो ना है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, चवर्ग में। अब चवर्ग में कौन सा वर्ण होगा, तो ये ऐं। तवर्ग का पंचम है तो चवर्ग का भी पंचम होगा, अर्थात ऐं, यह हो जाएगा। ठीक है, ऐं। समझ में आया आपको? अब आप सभी को पता ही होगा कि जब ज और य मिलता है तो आपस में क्या बनता है, ज्ञ, ज्ञ। ठीक है, तो अब आपका रूप क्या बना, जज्ञति, जज्ञतु। और अब देखिएगा, और ऊहु जोड़ेंगे तो जज्ञू अजज्ञू, क्या बनेगा, अजज्ञू। ठीक है, मतलब अटकागम कर देंगे क्योंकि ऊ आपका उसमें आता है लंग लकार में। ठीक है, आपने रूप बना लिए। कह रहे हैं ये विभाषा जन सं धातु को विकल्प से आ अंतादेश होता है यकार आदि कित प्रत्यय करने पर। अब ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी तीन धातुएं हैं इनको यकार के परे होने पर, किसके परे होने पर महोदय, यकार के परे होने पर। ये विकल्प से क्या होता है, इनको आ अंतादेश होता है, मतलब इनके दो दो रूप बनेंगे। ठीक है, क्या समझ आया महोदय आपको? सिंपल है बिल्कुल। देखिए पूर्व सूत्र कहाँ काम करता है, झलादि कित गित में करता है। ये जो य है ये झलादि में आता है क्या, नहीं आता है, नहीं। प्राप्ति नहीं थी। इस सूत्र ने कह दिया कि यदि यकार पर में होगा, यकार आदि कित गित प्रत्यय पर में होगा तो क्या होगा, विकल्प से करना है। अब विकल्प से करिए, एक बार आकार अंतादेश करेंगे, आ अंतादेश होने पर क्या बनेगा, जजा बनेगा। क्या बनेगा, जजन है उसको जजा बन विधिलिंग जाएगा। लकार में ही लगेगा ना? है हाँ, विधिलिंग लकार, आपको विधिलिंग लकार ही तो यूज करना है। हम्म। तो जजा प्लस याद, जजायात, जजायातम, जजायु, जजायाह, जजायातम, जजायात, जजायाम, जजायाव, जजायाम। और जब आ अंतादेश नहीं होगा तो जजन रहेगा, तो जजन्यात, जजन्याताम, जजन्यु, जजन्याह, जजन्याताम, जजन्याता, जजन्याम, जजन्याव, जजन्याम। ठीक है, अब धन धातु आई आपकी, धन को करिए महोदय, धन धन दधन। ठीक है, दधन बना लिया आपने, दधनती, दधनतः, दधन, दधनति। क्या हुआ, दधन प्लस अति, दधनति, दधनची, दधनता, दधनता, दधन्मी, दधनवा, दधनमा। कुछ नहीं करा, जोड़ते गए, दधन्तु, दधनता, दधनताम, दधन्तु, दधन्ही, दधनता, दधन्तम, दधनता। ठीक है, प्रश्न पूछता हूं, यहाँ पर ही को धी क्यों नहीं हुआ, बताइए। ददन ही में ही को धी क्यों नहीं हुआ, वो हु जल भी है दिया है ना, तो ना ना वो अनुना ना ना है ना आगे। तो ना जलंत नहीं है इसलिए। बिल्कुल ठीक है, आपको ये बोलना था झलंत नहीं। ठीक है महोदय, हाँ। ददन कुछ नहीं हुआ, आपने रूप बना ली, इसके सब वैसे ही रूप बनेंगे। ठीक है, अब तुर धातु आई, तुर को क्या करना है, बस पित प्रत्यय में आपको पुगंत लघु पदस्य से गुण करना है और पित प्रत्यय में गुण नहीं करना है। ठीक है महोदय, पित प्रत्यय में गुण करना है और अपित प्रत्यय में गुण नहीं करना है। अब एक सूत्र पढ़ाया था मैंने, नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातु के। क्या सूत्र पढ़ाया था, नाभ्यस्त नाभ्यस्तस्याचि पीति सार्वधातु के। ये पुगंत लघु पदस्य का अपवाद सूत्र है। पुगंत लघु पदस्य का क्या सूत्र है, ये अपवाद सूत्र। अब एक बार कोई मुझे इस पूरे सूत्र के हर पद को अलग करके एक कोशिश करके दिखाए, बताइए। न अभ्यस्तश्च अचि पिति सार्वधातु के। ठीक है, देखिए जैसे बताया आनंद महोदय ने, न अभ्यस्तस्य अर्थात न मतलब निषेध, अभ्यस्तस्य माने अभ्यस्त के लिए कह रहा है ये,
ठीक है। और कब कह रहा है? अची पिति सार्वधातुक, ये तीनों आपके क्या है? निमित्त है। अजादि पित्त सार्वधातुक परे होने पर ये नहीं करता है, अभ्यस्त को नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो तुरंत लघु पदस्य चा से गुण नहीं नहीं होगा। होगा। ठीक है महोदय, समझ में आया आपको? अब देखिए, क्योंकि तुरंत इसके बाद बोला गया है, तुरंत लघु पदस्य चा की संख्या है 7386 और इसकी संख्या है 7387। 7 ठीक है, तो ये गुण प्राप्त कर रहा था पुगंत लघु पदस्य से, इसने निषेध कर दिया। अब आपको गुण कहाँ नहीं करना है? वैसे भी हम क्या करते हैं, सार्वधातुक में। देखिए वैसे भी हम पित्त में गुण करते थे, अपित्त में गुण नहीं करते थे। अब उस पित्त में भी अब हम क्या करेंगे? अब उस पित्त में भी अजादि पित्त को गुण नहीं करेंगे, केवल किसको गुण करेंगे? हलादि पित्त को गुण हलादि। करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपकी धातु तुर धातु है। एक सूत्र पढ़ाया था, आपको याद होगा कि यदि धातु रेफांत अथवा वकारांत होती है, धातु अथवा रेफांत अथवा वकारांत होती है, तो हम क्या करते हैं महोदय? उसकी उपधा को दीर्घ करते हैं। क्या करते हैं महोदय? हाँ। धातु यदि रेफांत अथवा रेफांत वकारांत होती है तो उसकी उपधा को दीर्घ करते हैं हल परे होने पर। सूत्र क्या है? हलिचा। अच्छा। सूत्र क्या है? हलिचा। ये सारे सूत्र पढ़ा चुका हूं आपको अंक कार्य में, हलिचा भी पढ़ाया था मैंने। ठीक है, आपने इसको वहां भी लगाया है, याद करिए। जब दिवादिगण में हमने दीव व्यति बनाया था ना, दिव को दीव, तब भी लगा था ये सूत्र। ठीक है, दिवादिगण में क्या करता है? रेफांत और वकारांत धातु की उपधा के ई और उ को दीर्घ करता है। उपधा के ई और उ को दीर्घ करता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलिए, रूप देखते हैं। तुतोड़ती, तुतुर बनेगा आपका, क्या बनेगा महोदय? तुतुर। तो और तुतुर के बाद में ती प्रत्यय लाएंगे तो क्या हो जाएगा? पुगंत लघु पदस्य से गुण हो जाएगा। तो एक बार क्या करिए, एक बार सारे पित्त प्रत्ययों में गुण कर लीजिए, हलादि पित्त में। तो तुतोर प्लस ती तुतोरती, तुतोर प्लस शी तुतोरशी, तुतोर प्लस मी तुतोरमी, तुतोर प्लस तु तुतोरतु, तुतोर प्लस अब आया तुतोर प्लस क्या है महोदय? त आया। अब तुतोर भी हलंत है कि नहीं है? हलंत है। और इसके बाद में ता आया तो ता का लोप हो गया। हो गया। उसके बाद में सा आया तो सा का लोप हो गया। और रा था जो, उस रा को हमने विसर्ग बना दिया। तो अतुतो हो। ठीक है महोदय, समझ में आपको? अब हम लाते हैं तुतुर। हमारा शब्द क्या है? तुतुर। तुतुर शब्द है। तुतुर के बाद में जब हम लाए हलादि अपित प्रत्यय लाए, कौन सा प्रत्यय लाए? हलादि अपित। ठीक है, सॉरी पहले पित इनको कर लेते हैं, अजादि पित्तु। तुतुरानी तुतुरावत तुतुरामा अतुतुरम। ये क्या है? ये अजादि पित्त है। अजादि पित्त प्रत्यय को निषेध कौन करता है? नाभ्यस्त तस्याचि पिति सार्वधातु के। ठीक है, याद रखिएगा, नाभ्यस्त तस्याचि पिति सार्वधातु के करता है कि अभ्यस्त अंग को गुण नहीं होता है। कब नहीं होता महोदय? अजादि पित्त सार्वधातुक परे होने पर। ठीक है, तो तुतुर में सब बस इतना जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़िए, अजादि पित्त प्रत्यय जोड़ दीजिए, बन जाएगा। हलादि पित्त में लाए तो हल प्रत्यय मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है? हलिच सूत्र है। सूत्र कहता है रेफांत और वकारांत धातु की उपधा के ई और उ को दीर्घ होता है। किसको दीर्घ होता है? केवल ई और उ को। तो तुतुर में उपधा में उ है कि नहीं है? ह्रस्व उ उसको है। उसको हल परे होने पर जब जब उसे हल मिलेगा तब वो दीर्घ हो जाएगा। तुतूर तहा, तुतूर था, तुतूर था, तुतूर वहा, तुतूर महा, ये सारे हल हैं। और अति में कुछ नहीं करा, तुतुर अति, तुतुर रतु, तुतुर रता, आपके सारे रूप बन गए। ठीक है, बन गए ना? ये 4 प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक है, कोई विशेष कार्य होता है तो वो बता देते हैं आपको। ठीक है, कोई विशेष सूत्र कोई अलग से निमित्त मान के करता है। अब ये याद भी आपका हलादी है ना, हलादी प्रत्यय तुरियात आशा जी म्यूट करिए, आशा जी को म्यूट करिए, आवाज आ रही है उनकी। आशा जी सबको म्यूट तो किया था मैंने। मैं करती हूँ सर। हाँ प्लीज। तो अब रूप बन गया हमारा। अब देश धातु आई। कौन सी धातु है महोदय? दिश धातु। तो देखिए जैसे ही दिदिश, हमें पता लग गया दिदिश बनेगा। क्या बनेगा? दिदिश। अब इसको संधि करनी है आपको। अब शकारांत की संधि आपको पता ही है, अब तक इतने दिनों से आप
करते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं नाश्तों महोदय? से। स्टुनाष्टु से टू करते आ रहे हैं, वही करते आइएगा। अब इसमें क्या करना है, दिदिश में भी उपधा में ई है कि नहीं है? इसको पुगंत लघु प्रतिष्ठा से गुण होगा, पर जब आजादी पित में जाएगा तो गुण का निषेध कर देगा। कौन कर देगा? नाभ्यस्त 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 स्याचि स्याचि पिति सार्ध धातु के, ठीक है। तो दिदिश, दिदिश, दिधेष्टि, दिधेक्षी, दिधेष्मि, दिधेष्टु, इसमें बताइए क्या बनेगा? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है बिना देखे? कोई पुस्तक में देख रहा तो अलग बात है। किसमें? दिदिश दीदी ढे, आया, दीदी ढे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा महोदय। दिदिश आया, अट का आगम कर अधिदेश बना, बाद में ता प्रत्यय है, तो क्या कर दिया हमने? गुण कर दिया। अधिदेश, अधिदेश। अब अधिदेश करने के बाद में हलंत है, तो ता का लोप भी कर दिया। अब हमारा पद क्या बन गया? अधिदेश बन गया। अब क्या बनेगा आपका, बताइए। और श हो गया तो ड, और फिर उसका अपना ड के बाद उसका ये क्या हो जाएगा? ठक। सूत्र क्या लगेगा? झलाम जशोमते। सूत्र क्या लगेगा मुझे? क्योंकि जैसे ही अंतिम में झल मिला, यहाँ तो क्या था आपका, जो अतु तो हो इत्यादि में झल मिल रहा था क्या? नहीं मिल रहा था झल। आपने पूर्व में ना के लिए पढ़ा, देखिए यहाँ पर आपने ना के लिए पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको झल नहीं मिल रहा था, पर यहाँ पर आपको झल तो मिलेगा। श क्या बनेगा आपका? झलाम जशवंते की प्रवृत्ति होकर अधिधेट, अधिधेट, ठीक है। कुछ नहीं करिए आप कुछ तो स्टुनाष्टु हाथ में रखिए और लगाते जाइए, ठीक है महोदय। समझ में आया आपको? दिदिश्यात, दिदिश्यात क्यों बना बताइए? इसमें तो स्टुनाष्टु नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? झल नहीं है, यात यात है ना, झल नहीं आता है। स्टुनाष्टु झल मांगता है क्या महोदय? वर्ग नहीं है, तवर्ग। टवर्ग नहीं है। सकार और तवर्ग वर्ग और नहीं है, श का संयोग नहीं है। ठीक है ना। सकार और तवर्ग का संयोग नहीं है। जब सकार और तवर्ग का संयोग होता, कार्य तो हमें सकार तवर्ग के स्थान पे करना है। समझ में आया आपको? सकार और तवर्ग के स्थान पे। अब भस धातु है, अब जैसे ही सकारांत धातु आई, तो चलिए अभी चलते हैं, पढ़ते हैं। भस धातु आई तो भस भस बभस, क्या बना महोदय? बभस। वो बस। हलादि पित प्रत्यय में परिणाम पर कुछ मत कीजिए, आजादी पित प्रत्यय परिणाम पर कुछ मत कीजिए, ठीक है महोदय। तो जोड़ दीजिए, हलादि पित जोड़ देंगे तो बवस्ती, बवस्तः, ओ सॉरी, बवस्ती, बवस्सी, बवस्मी, बवस्तु, और इसमें बताइए क्या बनेगा? अब अभभाह, अभभाह। समझ में आया महोदय? समझ में आया आपको? अट का आगम किया। इसमें एक सूत्र पढ़ा था हमने, तिप्यनस्ते है। वो तो कहता है अस धातु को छोड़ करके सकारांत धातुओं को क्या होता है, क्या होता है महोदय? ओ द दा करता है, ठीक है। अब यहाँ पर अब भा क्यों बना? थोड़ा इसको पहले देख लेते हैं, पहले कैसे, कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा। घसी भसोर हलिच, सारे अपित प्रत्यय पर भस की उपधा के अका लोप होता है, ठीक है। तो बस ये देखिए क्या कह रहा है ये, सारे अपित प्रत्यय पर होने पर, कोई भी अपित प्रत्यय हो तो आपको क्या करना है? भस धातु की उपधा का लोप कर देंगे। जब भस धातु की उपधा का लोप करेंगे, कैसा बन जाएगा? ब उपधा भस, में आकार का लोप करना है। आकार का लोप कर देंगे, मतलब वही उपधा के आकार का। हाँ। अब एक सूत्र लगेगा, झलो झल, झलो झली। सूत्र क्या लगेगा महोदय? जलो जली ये झलो कहता है झली। झल से परे आने वाले ये मतलब कहता है झल से परे आने वाले सकार का लोप होता है झल पर। अर्थात दो झल वर्णों के बीच में सकार मिलेगा ना, तो सकार का लोप कर देना है। सकार का क्या कर देना है? लोप कर देना। लोप कब करना है? लोप। जब दो दो झल जल मिलेंगे दो जल के बीच में आपस में, ठीक है। ये देखिए जो भा है ये झल में आता है कि नहीं आता है? आता है। और ता, ये जो ता है ये भी झल में आता है। तभी आता है। दो झल के बीच में सा मिला, सकार का लोप कर दिया, ठीक है। समझ में आया महोदय? अब बन गया आपका बब, बन गया बब प्लस तहा, हम्म, बब प्लस तहा, वो
अब ये भ आपका, अब यहाँ पर जशस तो दो धा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आपका चतुर्थ वर्ण बन गया है भ। भा चतुर्थ है कि नहीं है? है भा चतुर्थ होने के कारण यहाँ पर ता को हम कर देंगे धा धा। तो आप इतना कर लीजिए, आप अपना अंग बना लीजिए, ता और था प्रत्यय के परण पर आप बब बनाइए। क्या बनाइए? बब। ठीक है महोदय, बब। तो बस बब के बाद में जोड़ते जाइए। कौन कौन से प्रत्यय जोड़ेंगे? ता और था प्रत्यय जोड़ेंगे। तो बबधा, बबधा, बबधा। अब यहाँ पर क्या हो गया? बप स्वाहा। और जब यहाँ बप स्वाहा कैसे बना महोदय? बब्धवा जलम जश जशिल आएगा ना। इसकी प्रक्रिया को इसकी प्रक्रिया को अच्छे से बताता हूँ मैं, ठीक है, लिख करके बताता हूँ। एक मिनट पहले यहाँ पर एक चीज कंफर्म करूँ मैं। नस्ती अभवत अभवत ही बनेगा महोदय, अभवत अभवद ही बनेगा। ठीक है महोदय, क्योंकि यहाँ पर सीपी धातु रुर्वा और तिप्पनस्ते की प्रवृत्ति होगी। मैंने जैसे बताया था आपको, सकारांत धातु होती है हमारी, तो उसमें दो सूत्रों की प्रवृत्ति होती है। किस किसकी? टिप्पनस्ते है और सीपी धातु रुर्वा की। मैंने बहुत बहुत अच्छे से इनकी व्याख्या करी थी मैंने इनकी पिछली पूर्व कक्षाओं में। तो अभवत अभवत क्या कहा था मैंने कि पदांत सकार को टिप प्रत्यय के परण पर पदांत सकार को क्या होता है? द होता है। क्या होता है महोदय? द। ये कहा था कि पदांत सकार को द होता है टिप प्रत्यय के परण पर। तो टिप प्रत्यय परण पर क्या कर दिया हमने? सकार के स्थान पे द कर दिया। तो भस था, अब भस, तो क्या हो गया? अब भस को अभभद हो गया। अभभद वावसा ने विकल्प से कर दिया। सिपी धातु रुवा क्या कहता है? सिप पर एक पक्ष में द रहेगा और एक पक्ष में रू होगा। जब रू करेंगे तो अबभह बनेगा और जब द करेंगे तो अभवत अभवत बनेगा। ठीक है महोदय, क्लियर? अब हमको ये समझना है, आपको मुझे अब हलादि अपित प्रत्यय समझाने। क्या समझाने? हलादि अपित, हलादि अपित समझाने। एक बार आपका अंग बनेगा, एक जगह आपका अंग बनेगा बप्स बप्स और एक जगह बनेगा बब 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 बनेगा। ठीक है, अभी कैसे बनेगा ये देखते हैं। प्रत्यय लाए हम बप, धातु क्या हमारी महोदय? भस धातु। द्वित किया तो बभस बना। प्रत्यय आया, तहा प्रत्यय आया महोदय हमारा। तहा प्रत्यय आने के बाद में हाँ, तो देखिए अब सूत्र क्या है? घसी भसोर हलीचा। सूत्र क्या है? घसी भसोर हलीचा। घस और भस धातु क्या होता है? उपधा के आकार का लोप होता है। घस और भस धातु के उपधा का हल परे होने पर कब करता है महोदय? हल परे होने, हल परे होने पर। तो अब हल परे होने पर इनके उपधा का लोप कर दीजिए। उपधा का लोप कर दिया, आ का, उपधा के आ का, इस प्रकार बना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सब लोग। पहले हमने सूत्र लगाया घसी भसोर हलीचा से हल क्या करा? उपधा के आकार का लोप किया। फिर सूत्र लगेगा झलो झली। झलो झली सूत्र को भी समझ लीजिए, ये संधि का सूत्र है। ठीक है, कि जब दो झल वर्णों के बीच में सकार मिलता है, एक सूत्र तो आपने पढ़ा है सकार का लोप करने के लिए। क्या सूत्र पढ़ा है? धीचा। क्या पढ़ा है? धीचा। कि धकार पर होने पर सकार का लोप होता है। अब ये सूत्र, एक सूत्र ये है कि दो झलों के बीच में जब स मिलता है तब क्या करते हैं हम? सकार का लोप हो जाता है। सकार का लोप कर दिया हमने। जब दो झल मिलेंगे तभी हम सकार का लोप करेंगे। ठीक है ना? जैसे कि मान ले, अब देख लीजिए, ये जो प्रत्यय आपका वह प्रत्यय आया। ठीक है किशोर महोदय, यहाँ देखिए फोकस। तो आपने यहाँ पर सकार का लोप कर दिया अकार का। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर ये जो सकार है हमारा दो झलों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर वाले में, आ रहा है नीचे वाले में आ रहा है कि दो झलों के बीच में? नहीं, नीचे वाले में नहीं, नहीं, वो झल में नहीं आएगा। वह झल में नहीं आता, ऊपर वाला झल में दो झलों के बीच में आता है, इस कारण से सकार का लोप हो जाएगा किस सूत्र के द्वारा? जलो जली। झलो झली। और झलो नीचे वाला दो झलों के बीच में नहीं आ रहा है, इसके कारण उसके सकार का लोप नहीं होगा, तो अर्थात ऊपर वाले के लोप सकार का नहीं लोप होगा। हो जाएगा। अर्थात जल प्रत्यय पर में मिलेगा तो जल प्रत्यय आपको क्या मिलेगा? ता या थाई मिलेगा आपको, ठीक है। तो सकार का लोप कर दिया, अब बन गया बब तह, और यहाँ पर क्या हो गया? बब प्लस स्वाहा, इस प्रकार ही रहा, ठीक है महोदय। अब देखिए बब स्वाहा में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, अब सकार का लोप तो होगा नहीं, अब सूत्र क्या लगेगा? खरीचा। सूत्र क्या लगेगा? खरीचा। खर प्रत्याहार पर में है कि नहीं है? खर प्रत्याहार द्वितीय, प्रथम अथवा तीनों शकार के परे होने पर प्रथम वर्ण होता है। ना तो द्वितीय वर्ण है यहाँ पर, ना प्रथम वर्ण है, यहाँ पर तीनों शकार में से सकार है, सकार है। तो भा को क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ण हो जाएगा, तो बन जाएगा, क्या बनेगा? प पा। प क्या आपका बप्स बन गया? क्या बन गया? बप्स। अब आपको यदि झल प्रत्याहार पर में मिलता नहीं है तो आपको बप्स बनाना है, तो बप सती, बप सतु, अब सन, अब सु, देखिए अब सु, ठीक है, अब स्व, अब स्म, बप स्यात्। कर समझ में आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि ये जो आपका प्रत्यय है यात, याताम, यू, ये प्रत्यय कोई भी आपका झल नहीं है। झल है क्या ये प्रत्यय? कोई भी झल होगा तभी तो आप लोग करोगे नहीं। सका, झल नहीं है तो सविद्यमान रहेगा, और सविद्यमान रहेगा तो फिर पूर्व वाला जो उसका भाव उसको क्या हो जाएगा? खरीचा से चर हो जाएगा, तो बप्स रहेगा। बभप्स की बभस था, उसकी जगह क्या रहेगा? बप्स रहेगा। दिक्कत कहाँ आती है? जब झल मिलता है और सकार का लोप हो जाता है। दिक्कत कहाँ आती है महोदय? जब झल सकार, मिलता है और सकार का लोप हो जाता है। अब सकार का लोप कर दिया हमने, तो बभ प्लस तह बना। बभ प्लस तह में अब क्या करेंगे? मैंने हमेशा कहा है आपको, जब भी चतुर्थ वर्ण हो और उसके बाद में क्या है? ता या था आए, तो उस ता और था को क्या हो जाता है? धा। सूत्र क्या है बोलिए? और धोधा। सूत्र क्या है? झशस तथोर धोधा। अब इसमें वापस क्या लगाएंगे आप? कौन सा सूत्र लगाएंगे यहाँ पर? झलाम जश झसी, बा हो जाएगा। तो झल चतुर्थ वर्ण बाद में है, आप शायद फोकस नहीं करते। माता जी भी कहती हैं कि दो व्यंजन, हमें दो चीजों को देखना होता है। जिसके बीच में हम संयोग कर रहे हैं, मतलब जिस भाव और धा का संयोग है, तो हमें भाव और धा को देखना है कि बाद वाला कौन सा है, पूर्व वाला कौन सा है। पूर्व वाला आपका झल है कि नहीं है, और बाद वाला आपका चतुर्थ तृतीय है। चतुर्थ तृतीय मिला तो आपको पूर्व वाले को क्या बना दिया? तृतीय बना दिया, तो बब बन गया आपका। अब याद रखिएगा कि जितने भी ता और था प्रत्यय मिलेंगे, तो ता और था प्रत्यय पर क्या होगा? सकार का लोप होगा, फिर वहां पर भी झशस तो धोधा भी लगेगा वहां पर, और फिर झलाम झसी भी लगेगा, तो बब बनेगा आपका। तो बबधा, 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 क्योंकि ता और था को तो वही क्या करेगा महोदय? धा ही बनाएगा। देखिए रूप देखिए इसके, बभस्ति बबधा बपसती, बभस्ति बबधा बपसती, बभस्सी बबधा बबधा, बभस्मी बपस्वः बपस्मः। पता लगा? ये प्रत प्रत्यय से कुछ नहीं हुआ, ये अपित है, आकार का लोप कर दिया और क्या कर दिया? खरीचा से चर कर दिया, तो बपस्वः। यहाँ पर झलो झली लगेगा क्या? नहीं लगेगा, झलो झली, क्योंकि झल नहीं है। ठीक है महोदय, हमने सीख लिया। अब इसके बाद में मतलब एक मनीष जी, ये लंग लकार के रूप गलत है ना? प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष एक वचन के। हाँ, ये तिप्यन्ते और गलत है। जो धातु रुत्वा लगेगा, पहले में तिप्यन्ते लग के इसमें तिप्पिनस्ते लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया तभी, तो बनेगा अबभत बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अबभत और अबबद, अबभत और अबभा। यहाँ पर तो ये अबभा पूरा गलत है, पर यहाँ पर दो और जोड़ लीजिएगा, ये सही है पर दो और जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ज्योत्यादि कड़ की निजादि धातुओं के बारे में चर्चा करते हैं। निजादि धातु अर्थात जो निज विज विष आई थी ना धातु,
निज विज विश उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए निज विज और विश, तो निज और विज धातु के रूप एक समान बनेंगे। कैसे बनेंगे? निजाम त्रयाणाम गुण श्लो लगेगा ना। वो तो निजाम त्रयाणाम गुणा श्लव तो लगेगा, तभी तो उनको निज को ने निज बन गया। क्या बन गया? ने निज बन गया। विज को वे विज। ठीक है, ये दोनों जकारांत हैं, निज और विज, ने निज और वे विज, याद रखिएगा। तो एक सूत्र पढ़ा था आपने, क्या सूत्र पढ़ा था? चोहकू। सूत्र क्या है? चोहकुहु। क्या कहता है? चवर्ग को कवर्ग होता है झल परे होने पर। चवर्ग को कवर्ग होता है झल परे होने पर। झल क्या मिलेगा आपको? तायत था मिलेगा। क्या मिलेगा? तायत था। सब मिलेगा। ता और था पर झल मिलेगा आपको केवल। यहाँ पर तायत था मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि जब तायत था मिलेगा तो आपको चौहकू लगा करके चवर्ग को कवर कर लेना है, मतलब जा को गा कर लेना है, फिर खरीचा से का कर लेना है। तो नेनेक, नेनेक ती, नेनिकता। यहाँ पर ये ता प्रत्यय अपित है तो गुण हुआ नहीं हुआ यहाँ पर गुण। ठीक है, बस क्या रखना है, ये अभ्यस्त है तो इसको अजादि पित्त में गुण नहीं होगा। एक बार नेनेक्ति, नेनेक्षी, नेनेक्तु, ठीक है, और क्रम से बनाते हैं। ठीक है, नेनेक्ति, नेनिकता। पता लगा नेनिकता कैसे बना आपका? कि नेनिज था, नेनिज और चौकू लगाया तो नेनिक बन गया। मतलब चौकू और खरीचा लगाया तो नेनिकता। नेनिज प्लस अति आया। ये अति प्रत्यय आपका झलादी है क्या? बताइए। नहीं, झलादी है, अति नहीं है। नहीं। झलादी नहीं है तो इस कारण से इसको क्या होगा? चौकू की प्रवृत्ति होगी क्या? नहीं होगी। तो नेनिज का नेनिज ही रहा, तो नेनिज प्लस अति नेनिज अति। केवल झल प्रत्यय पर होने पर अथवा पदांत में चौकू लगता है। झल पर होने पर अथवा पदांत में। तो नेनिजति, नेनेक्षी, नेनिकथा, नेनिकथा, नेनिजमी, नेनिज्वा, नेनिज्वा। ये जो यहाँ पित प्रत्यय है इसलिए गुण हो गया, नेनेज हो गया। ये अपित है इसलिए गुण नहीं हुआ। और यहाँ पर इन तीनों में जग कवर्ग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि झलादी नहीं आगे है। जल नहीं है। माँ वह आपका झलादी नहीं मिलेगा। आपको झलादी क्या मिलेगा? केवल ता और था ही मिलेगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो ही प्रत्यय है ये तो आपका झलादी है कि नहीं है? हाँ, झल में आता है शशसा हा। तो यहाँ पर क्या हो गया? इसको देखते ही चौकू से नेनिज को क्या हो गया? नेनिक हो गया। फिर क्या करेंगे नेनिक बनने के बाद? आदेश प्रत्यय हो। आदेश प्रत्यय हो। शाकशा फिर जोड़ देंगे तो नेनिक्षी बन गया। ठीक है, नेनिक्तु, नेनिकताम, नेनिकताम, नेनिजतु। कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ते जाना है। नेनिकधी बना। कैसे बना नेनिकधी? जल पे और हेर थी। झल भी हो हृदय। ठीक है ना, याद रखिएगा कि मैंने आपको कई बार, कितनी बार बता दिया होगा आपको। ठीक है ना, तो आप लोग उच्चारण भी करिए, साथ में ध्यान भी रहेगा आपको कि ही को धी कौन करता है? उछल भी हो हृदय करता है। ही को धी कौन करता है महोदय? उछल, ही को धी उछल भी हो हृदय करता है। ता और था को धा कौन करता है? झशस ततोर धोधा करता है। कौन करता है? झशस ततोर धोधा। ठीक है ना, कुछ चीजों को भी ऐसे समझिएगा। नैनी जानी, नैनिकतु बन गया, नैनिकताम, नैनिजतु, नैनिकधी, नैनिकतात, नैनिकतम, नैनिकता, नैनिकता बन गया। कितना प्रत्यय बाद में है? नैनिज प्लस आनी आया, कुछ नहीं। अब यहाँ पर गुण प्राप्त था। नैनिज में पित प्रत्यय आनी, आजादी पित है, गुण प्राप्त है पुगंत लोक प्रतिष्ठा से। निषेध किसने कर दिया? नाभ्यस्त्यासि पीति सार्वधातु के। नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातु। ठीक है, अनेनेक, अनेनेक बना। कैसे बना अनेनेक? अनेनेक अनेनिज था, अनेनिज के बाद में प्रत्यय क्या लाए? ता प्रत्यय और सा प्रत्यय लाए, अनेनेज बन गया क्योंकि पित है दोनों। तो अनेनेज, अनेनेज। ठीक है, दोनों बन गया। जकारांत मतलब हलंत है, तकार और सकार का लोप कर दिया। ठीक है, एक चीज तो बढ़िया है ना कम से कम आपको कि जब लगा ना इसमें अवावसान लगा ना। अब पर लेकिन वावसाने लगाएंगे तो जा को तो अनेनेज, अनेनेज बनना चाहिए था ना। फिर तो सूत्र क्या लगेगा? पहला सूत्र नहीं, वो तो पहले तो ये चौको लगेगा ना। हाँ, चौकू लगेगा। चौकू क्यों लगेगा? चौको लगती है ग का, फिर का झल पर होने पर अथवा पदांत में। ठीक है, तो झल पर में नहीं है, पर लेकिन पदांत है। पदांत होने के कारण क्या बन जाएगा? अने कवर्ग हो गया तो गा हुआ, और फिर इसको वापस आने से का हो गया। तो अनेनेक, 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 अनेक बन गया आपका।
इसी प्रकार बीज धातु के रूप भी बनेंगे, इसी प्रकार बीज धातु को भी द्वित्व बीज बनेंगे, बेबीज। तो कैसे बनेगा? बीज धातु के रूप देखिएगा, कुछ नहीं आसान है। बेवेक्ति, बेविक्ता, बेविजति, बेवेक्षी, बेविक्था, बेविक्था, बेवेज्मी, बेविज्वह, बेविज्मा। ठीक है ना, समझ में आया आपको? इसी प्रकार अवेवेज, अवेवेग, अवेवेक, बेबीजानी, बेबीजावा, बेबीजामा, बेविक्ताम, बेबीजतु, बेविक्तम, बेविक्ता। समझ में आ रहा है आपको महोदय? निकुंज महोदय, समझ में आया आपको? वेवेष्टि लिखा। हाँ, अब ये भी वैसे ही आ गया जैसे हमने समझा था कि मूर्धन्य शकारांत है तो स्टुनाष्टु की प्रवृत्ति होगी। तो जहां भी त और था मिलेगा, त मिलेगा अथवा था मिलेगा अथवा सा मिलेगा, तो वहां पर क्या करना है आपको पता ही है आपको, ठीक है ना? तो वेवेष्टि, वेविष्टा, वेविशति, वेवेक्षी। कैसे बना वेवेक्षी, बता सकते हैं कोई? नेहा माने माता बताएंगी। वो ये है ना पहले धातु वेविश है, फिर वो ठीक है। उसका पुगंत लघु पदस्य से वेवेव हो जाएगा, वेवेश प्लस सी है तो उसका आदेश प्रत्यय से स का श हो जाएगा। आदेश प्रत्यय पहले देखिए वेविश है ना, पुगंत लघु पदस्य उसका प्लस हाँ सी है। अब देखिए यहाँ पर किसकी प्रवृत्ति हो रही है? स्टुनाष्टु की हो जाएगा। षडोकासी, हाँ षडोकासी, क्योंकि षडोकासी। और जब आप षडोकासी देखिए, यहाँ पर षडोकासी की प्रवृत्ति भी हो रही है और एक प्रवृत्ति क्या भी हो रही है कि आप मूर्धन्य शकार, इसको मूर्धन्य शकार बना सकती हैं। आप बना सकती हैं, नहीं बना सकती? बना सकती हैं, पर यहाँ पर षडोकासी लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जब षडोकासी की प्रवृत्ति होगी तब स्टुनाष्टु की प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी, बताइए? होगी, लेकिन पहले षडोकासी लगेगा। हाँ, तो विशेष कौन हुआ? षडोकासी लगेगा। षडोकासी। देखिए, कहने का तात्पर्य वही है। अपवाद सूत्र कैसा होता है उसको समझिए। अपवाद सूत्र का मतलब यह होता है कि जब दो सूत्र एक साथ उपस्थित होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जहां जहां आपका स्टुनाष्टु लगेगा, सॉरी, जहां जहां आपका षडोकासी लगेगा वहां पर आपके स्टुनाष्टु की प्रवृत्ति होगी ही होगी। होगी कि नहीं होगी? और यदि आप हर जगह स्टुनाष्टु लगा देंगे तो षडोकासी व्यर्थ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? व्यर्थ हो जाएगा। समझ आया? इसलिए व्यर्थ पाणिनि ने पढ़ा है, इसका मतलब अब वो अपवाद सूत्र विशेष सूत्र है, इसलिए षडोकासी की प्रवृत्ति होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा? शाको का हो गया। और का बनने के बाद फिर हम किससे अब क्या करेंगे? आदेश प्रत्यय से स को श कर लेंगे, जोड़ देंगे, वेवेक्षी बन जाता। ठीक है, आपको मैं शकारांत के रूप बता चुका हूँ। शकारांत में आपको क्या करना है, समझ में आपको? शकारांत में स्टुनाष्टु प्रवृत्ति, वेवेष्टि, वेविष्टा, वेविशति, वेवेक्षी, वेविष्ठा, वेविष्ठा। वेविष्ठा कैसे बना? यहाँ पर प्रत्याया, था प्रत्याया। तो जब था आपका द्वितीय है तो जब आप उसको टवर्ग बनाएंगे तो क्या बनेगा? द्वितीय तो बनेगा। वेविष्ठ ये आता है ना, था था, तीतः अंति, सीत था था, था था है तो इसको द्वितीय होगा। तो वेविष्ठः ठ, वेविष्मि, वेविश्वा, वेविष्मा, वेविष्टु, वेविष्टात्, त था, तू था, तू, इसको टू हो गया। हाँ ठीक है ना। बस आप इतना भी कर सकते हैं, आप तीतः अंति बोलते हैं ना, तीतः अंति, आप उसी जगह बोलिए तीतः अंति, तीतः अंति, तीतः। ठीक है, सीठः की जगह बोलने जगह सीठः बोलिए, सीठः, जब आपका ये हो। ठीक है, वो तो एक सामान्य तौर पर ऐसे ही समझा बता रहा हूँ, मजाक के तौर पर आपको पता है कि क्या करना है, स्टुनाष्टु लगाना है। ठीक है, बेवेड्ढी कैसे बना, कौन बता सकता है? ऐसा सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा? दूसरे को बोलने दीजिए, मुझे पता है। निकुंज महोदय बोलेंगे, बताएंगे। मैं नहीं बोल सकता। नहीं, आप बोलेंगे। बोलो, आएगा। अभी किया था, अभी किया। उजल भी वैसे ही लगेगा। पहले देखिए, किसी को भी एकदम से सूत्र नहीं बोलते हम,
पहले जो हम सबसे पहले मेरा समझाने का मतलब ये है कि आपको नहीं आता है ना, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट तो करो। बेबिश आप धातु, आपको जैसे मान के चलिए बेबिश। मेरे को कुछ बनाना नहीं आता, मेरे को कंप्यूटर में कुछ नहीं आता, और मैं पहले ही बोल दूं कि मेरे को आता नहीं है, और मेरे को सिखा भी दिया है किसी ने, पर जब हम कंप्यूटर खोलेंगे उसे देखेंगे तो अपने आप आएगा कि नहीं आएगा? आपने कंप्यूटर खोला नहीं, बोल दिया मैं नहीं कर रहा, क्या है मुझे नहीं हमारा? आता इसीलिए मैंने कहा। आप बना पाएंगे? आप सारे सूत्र पढ़े महोदय? होडा सूत्र है से बेबिस्ट है। पढ़ा, देखिए ओड़ा बेबिस्ट है, और उसके बाद में क्या आया? ही, ठीक है। अब क्या सूत्र लगेगा यहाँ पर? बेबिस्ट प्लस ही है, हुजल भयो हेरधी, हाँ हुजल भी हेर दी। तो पहले आपने क्या कर दिया? हुजल भी हेर दी के द्वारा ही कर ही के दिया। स्थान पे धी कर दिया, ठीक है। अब बताइए महोदय, अब क्या हुआ? हुजल भी हेर दी हो गया। अब देखिए कुछ प्राप्ति हो रही है क्या? नाष्ट्रु की प्राप्ति हो रही है, ढ हो तो जाएगा, क्या हो जाएगा? ढा हो गया, ढ हो ठीक है। गया। वेविश प्लस धी बन गया। अब शाझल है और बाद में चतुर्थ तृतीय वर्ण है, शाझल है बाद में चतुर्थ तृतीय वर्ण है, तो क्या होगा महोदय? तृतीय होगा। तो शा को तृतीय होगा तो क्या होगा? डा। क्या होगा? पता लगा? वेविड डी बन गया आपका। आप लगाने की कोशिश तो करिए, थोड़ा थोड़ा सूत्र पढ़े थे आपने सारे, पर आपको क्या है कि वो याद नहीं लगाना आता है, हाँ। याद नहीं आता है, क्योंकि आप विचार नहीं करते हैं कभी भी, आप विचार नहीं करते हैं कि पूर्व वाला वर्ण आपका कौन सा है। देखते ही पता लग जाता है कि ये पूर्व वाला झल है, झल नहीं है, क्या है, एकदम से पता लगता है झल है कि झल नहीं है, चतुर्थ है बाद वाला तीसरा है, ये तो आपको पता सूत्र लगने याद लग नहीं गया। आता ना सर, क्या आगे बढ़े? तो कोई बात नहीं, वेविड डी बनाना आ गया आपको, आप हथियार लीजिए हाथ में, बना लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका ज्योत्यादिगण आज खत्म हो गया, ठीक है, संपूर्ण हो गया, ठीक है, खत्म नहीं बोलेंगे, संपूर्ण हो गया, ठीक है। ज्योत्यादिगण के आपने सारी धातु बनानी सीख ली। हाँ तो एक आपका बार वो री धातु बताइए ना। कौन सी धातु? री 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 ऋतो री गतो। री गतौ, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। कौन से गण की है बताइए? अपने ज्योत्यादिगण की नंबर बताइए। हाँ नंबर, एक मिनट नंबर बता दो। 1921। री गतौ, अरे हाँ, ये री गतौ, अच्छा फिर से धातु हमारी री गतौ धातु है, ठीक है। हाँ हाँ। तो पहले हमें री से ईरी की स्थिति समझनी है, किसकी समझनी है? ईरी, ठीक है। इसकी स्थिति समझने के लिए हमने एक सूत्र नया पढ़ा था, अभ्यासस्य सवर्णे। सूत्र क्या पढ़ा था? हाँ, ई प्लस क्या है, सॉरी ज्यादा चला गया एक्स्ट्रा, पहले री है, री 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 धातु है, री को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? री री बन गया, बन गया आप सभी का। अब एक सूत्र की प्रवृत्ति होती है कि अभ्यास में री को क्या होता है? हर हो क्या जाएगा। सूत्र का नाम है? सूत्र का नाम क्या है करने वाला? उरण्रपरः। उरण्रपरा तो उसकी सहायता करता है। उरत उरत उरत, क्या सूत्र है? उरत। उरत। अब अर प्लस री बनने के बाद में अब आपको क्या करना है? हलादि शेषा आरी बन गया, हो गया। हाँ। एक सूत्र पढ़ा था आपने, क्या सूत्र था? अर्तिप प्रत्योष्ट। सूत्र क्या था? सूत्र क्या था? अर्तिप प्रत्योष्ट, ठीक है महोदय। तो अर्तिप प्रत्योष्ट के द्वारा, अर्तिप प्रत्योष्ट सूत्र के द्वारा आपका क्या हो जाएगा? जो आपका री है उसको ई हो जाएगा, अभ्यास को क्या हो जाएगा? इकार आदेश हो जाएगा, ठीक है। अभ्यास को इकार आदेश होने के बाद में आपका क्या बन गया?
ई प्लस री बन गया, ठीक है। ईरी अब देखिए सूत्र कहता है अभ्यास सवर्णी, क्या कहता है कि अभ्यास के ई और उ को यंग और उवंग होता है। अभ्यास के ई और उ को क्या होता है, यंग और यंग उवंग। और उवंग होता है। कब होता है, असवर्णी अच परे होने पर। कब होता है मुझे, असवर्णी अच परे होने। तो ये जो री है ये सवर्णी है कि असवर्णी है, असवर्णी। असवर्णी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई के स्थान पे यंग हो जाएगा, या। क्या हो जाएगा, हाँ, यंग। और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, या। इस प्रकार बन या। जाएगा, ठीक है। अब ये बनने के बाद में अब आपको क्या करना है, ये रिकारांत है, तो रिकारांत को आप क्या करते हैं बताइए, क्या करते आ रहे हैं अब तक, अरादेश करते हैं। अरादेश, पित प्रत्ययों में अरादेश करते हैं, ठीक है, और अपित में अरादेश नहीं करते हैं, ठीक है ना। करते हैं। तो अब यहाँ पर गए, इसके रूप देखिए, $385 पेज नंबर। यही है, ये यही। रहा, ये रहा देखिए, ईयरती पित प्रत्यय में गुण करे अपने, ईयरती, ईयरशी, ईयरमी, ठीक है। अय्यः, अब वो ईयर बन गया, ईरितः, यहाँ पर ई को नीचे से यण कर दिया आपने, ठीक है। रिकारांत है ईरी था, अति आया तो इको नीचे से यण कर दिया, ई व्यक्ति बन गया आपका, ठीक है। ईरिथा, ईरिमः, आपका सारा बन गया। पित प्रत्यय में गुण करना है, अपित प्रत्यय में गुण नहीं करना है, बस इतना ही है। और जब अजादी पिता आएगा, अजादी अपित आएगा तो क्या कर देना है आपको, यण कर देना है। अजादी अपित में क्या कर देना है, जब गुण नहीं होगा तो यण हो जाएगा, आपका रूप बन गया। अय्यः कैसे बना, यहाँ पर 8 का आगम हुआ, 8 का आगम हुआ, वृद्धि हुई और वृद्धि हो गई तो आई बन गया आपका, अय्यः बन गया। रा का हमने क्या कर दिया, रा को गुण करा तो अय्यर बना, अय्यर, और अय्यर बनने के बाद ता का लोप किया, फिर रा को विसर्ग कर दिया, अय्यः बन गया, ठीक है। एक प्रश्न कोई पूछेगा आपसे, यहाँ पर ईयराणी कैसे बन गया, हमने तो सूत्र पढ़ा था नाभ्यस्तस्याचिपिति सार्वधातु के, बताइए। वो तो कहता है ना कि अभ्यास, अभ्यस्त अंग को गुण नहीं होता है महोदय, आजादी पित सार्वधातु के पर होने पर, बताइए। वो वाला सूत्र लगेगा नहीं, यंग वो तो लगेगा, तो ना को ना करने के लिए ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर ईरी था, ईरी था, हम आनी प्रत्यय लाए, आनी प्रत्यय लाए। अब यहाँ पर हमने ईरी प्लस आनी में हमने गुण कर दिया, और गुण करने के बाद में, और ना को ना करने के बाद में, आपको पता ही है ना को ना किससे करते हैं, रसाभ्याम नोणम। हाँ, रसाभ, अभी यहाँ पर रसाभ्याम नोना लगेगा कि अटकुपांग नहीं, यहाँ पे अटकुपांग लगेगा, व्यवधान है बीच में, व्यवधान है इसका है। आप सब समझते अच्छा है काफी। तो ये रानी बन गया आपका, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर री को गुण होकर अर कैसे हो गया, क्योंकि नाभ्यस्तस्याचिपिति सार्वधातु के क्या कहता है कि ना अभ्यस्तस्य अचिपिति सार्वधातु के। दरअसल जो नाभ्यस्तस्याचिपिति सार्वधातु के सूत्र है वो पुगंत लघुपदस्य च सूत्र के द्वारा प्राप्त गुण का निषेधक सूत्र है, ना कि सार्वधातुक आर्धातुकियों के द्वारा जो गुण प्राप्त है इसका निषेधक सूत्र है। समझ में आपको? तो मतलब रेगुलर पित प्रत्यय में जैसे गुण हुआ उसी से गुण हुआ। हाँ, जैसे पित्त में गुण करते हैं हम तो सार्वधातुक आर्धातुक से गुण हो गया। पर जो नाभ्यस्तस्याचि सूत्र जो है आपका, वो किसको निषेध करता है, जब पुगंत लघुपदस्य च से गुण प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप जब इसका क्रम देखेंगे तो आपको मैंने जैसे इसका क्रम दिखा देता हूँ। क्या था महोदय, बताइए नाम सूत्र का। नाभ्यस्तस्याचि, नाभ्यस्तस्याचिपिति सार्वधातु के अभ्यस्त संज्ञस्य अंगस्य लघु उपधस्य
लघु उपधा की इसमें अनुवृत्ति आ रही है, पुगंत लघु पदस्य की। मतलब क्या कहता है कि अभ्यस्त अंग की उपधा के अजादि पित प्रत्यय पर अभ्यस्त अंग की उपधा को गुण नहीं होता है। ठीक है महोदय, समझ में आया? तो इस कारण से ये जो हमारा सार्वधातुक आर्धातुक के जो सूत्र है, ये हमें कहाँ करता है, ये अंतिम में करता है, उपधा में तो नहीं करता है। उपधा में कौन करता है, पुगंत लघु पदस्य करता है। पुगंत लघु पदस्य के बाद में तुरंत पढ़ा गया है, अर्थात ये सूत्र पुगंत लघु पदस्य से इसमें लघु उपधा की अनुवृत्ति आएगी। अर्थात अर्थ क्या बना, उपधा के लघु इक को गुण नहीं होता है। ठीक है, गुण नहीं होता है। कब नहीं होता है, अजादि पित सार्वधातु के प्रत्यय पर। ठीक है महोदय, अब आपका समझ में, आपका पूरा हो गया जो उत्तर। और कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद महोदय। अब थोड़ा सा, अब जब आपका हो ही गया है तो अब चलते हैं, प्रारंभ करते हैं विसर्ग संधि। ठीक है महोदय, हमारा एक एक समय बहुत वो है, क्योंकि आप लोग अपना जॉब से टाइम निकालते हैं, अपने घर के कामों से, मैं अपनी क्लास से निकालता हूँ टाइम। ठीक है, सबका एक समय, इसलिए आगे करते हैं। सूत्र अब पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। किसे पढ़ रहे हैं? विसर्ग संधि। अब कहते हैं विसर्ग संधि का मतलब क्या होता है कि जो विसर्ग संधि होती है वो सा के स्थान पर हम रू करते हैं, रू के स्थान पर विसर्ग करते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहला सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, एक सूत्र था सस जुशो रू। सूत्र क्या है? सस जुशो रू। सस जुशो रू क्या बताया था मैंने इस सूत्र के बारे में? कहता है सभी लोग जिनके यहाँ पर कोई आवाज संधि पढ़ा रहा हूं मैं, तो इसलिए खुलकर बोलिएगा। ठीक है ना, पदांत सकार को क्या होता है, रू होता है। क्या होता है, पदांत सकार को रू होता है। रू होता है। ठीक है, आप रामः शब्द देखेंगे, पहले तो मुझे पित सुप प्रत्यय चाहिए। सुओजस का सु ले लीजिए, सु ले लीजिए। नहीं, सुप प्रत्यय इसमें मिलते हैं ना, इसमें होते हैं सुप प्रत्यय, मैंने देखे थे कल परसों। तो सुप टाइप करिएगा तो आ जाना चाहिए, ये आने वाला होगा, ये रहा। हाँ, याद, अब देखिए मैं इसको आपको समझा रहा हूँ कैसे है। ये आपके सुप प्रत्यय हैं। ठीक है, इसको बड़ा करना है। ठीक है, तीन वाला कर तीन दीजिए। तीन करके कर दीजिए। हाँ, टाभ्याम भीष, थोड़ी सी आपकी वो, इससे आपका थोड़ा उसमें भी प्रवेश हो जाएगा सुबंत प्रक्रिया में। ठीक है, दीर्घ्याम भ्यस, ठीक है, अभी देखिए ये आपके सुओजस शब्द है। ठीक है ना, सुओजस प्रत्यय है ये आपके। जब ये प्रत्यय किसी शब्द में लगते हैं तभी तो पद बनता है आपका। हरिओम। जी जी जी, श्रूयते महोदय। हाँ, ठीक है, जो विभक्ति प्रत्यय वो ना, विभक्ति वाले पद। हाँ, ये विभक्ति प्रत्यय है। ठीक है, तो इन सब में जैसे आपने उसमें पढ़ा, आपने क्या करते हैं, तिप्तस जी प्रत्यय आया तो तिप्तस। ठीक है, तस में भी तो सा है अंतिम में, है कि नहीं है सा? हरिओम। हाँ, श्रूयते महोदय। एक सेकंड और, इसमें मैं तिप्तस जी वो भी ले लेता हूँ।
सिप्तस्ति सिप्तस्तमित्तस्मात् ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, इनके बीच में थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। ये आपके आपने ये पहले आपके भी ये प्रत्यय सारे हैं, ठीक है? एक पेज में डाले हुए थे आपने, जब भी नवविभक्त तुष्मा समझा रहे थे तभी। हाँ, बस हाँ। महोदय, अब ये तो समय समय का खेल है। याद आ गया, आपने अभी दोनों डाला तो। विभक्ति च और नवविभक्त तुष्मा, वो दोनों आप समझा रहे थे। मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको, तो आपको ससजुषो रू समझ में आया है अच्छे से। तातम जत ता सप्तम जुम। ओके, तो ठीक है, ये देखिए, ये आपके सारे प्रत्यय हैं, ठीक है? ये जब ये आपके जो ये प्रत्यय लगते हैं तभी आपके पद का निर्माण होता है, समझ में आपको? जब आपके ये प्रत्यय लगेंगे तभी आपका क्या होगा, पद का निर्माण होगा। वरना पद का निर्माण होगा क्या? वरना पद का निर्माण नहीं होगा, ठीक है ना? समझ में आया महोदय आप सभी को? अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तिगंत और सुबंत पद, सब लोग कहते हैं जो कि पद, ये पद है, यही पद है। जब तक ये जो प्रत्यय आपको दिख रहे हैं 21 और 18 प्रत्यय, जब तक ये नहीं लगते हैं तब तक पद नहीं बनता है, ठीक है महोदय? समझ में आपको? हाँ महोदय। हाँ, अब देखिए, इन सब में इत संज्ञा होने के बाद आपको पता ही है, इन सब में सकार की इत संज्ञा होगी क्या? नहीं होगी। सकार की इत संज्ञा होगी क्या? नहीं। क्यों नहीं होगी? न विभक्त, ठीक है, समझ में आपको? ये विभक्ति संज्ञा है इसकी, और विभक्ति में सकार का लोप नहीं होता है। अब देखिए, जस में सु में भी सा है, जस में भी सा है। हरिओम। मनीष महोदय, आवाज नहीं आ रही है। हरि महोदय, हाँ अभी आ रही। वो फोन आ गया देख। तो सा के, अब ये ये जब जब ये सा जब ये प्रत्यय जुड़ते हैं तब आपका पदांत सकार मिलता है कि नहीं मिलता है? जो ये सब जुड़ेगा, जैसे मान लीजिए राम शब्द है, ठीक है? राम शब्द से आपने सु प्रत्यय जोड़ा, क्या सु प्रत्यय जोड़ा? सु, और उ की संज्ञा करी। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, पूरा अच्छे से व्याख्या करोगे। रामस बन गया आपका, क्या बन गया? रामस। ये राम, अभी ये पद नहीं है, पर जैसे ही हमने ये जोड़ा ये पद बन गया हमारा, ठीक है? पद बना कि नहीं बना? क्योंकि इसमें सु प्रत्यय लग चुका है। पद बनने के बाद में अब पद के अंत में सकार है, तो पद के अंत में सकार को क्या होता है? रू होता है। क्या होता है? रू होता है, विसर्ग नहीं। हाँ, रू रू होता है। का करें। राम प्लस जस आया, राम प्लस जस आया आपका। जस में आपका जा की संज्ञा हो जाएगी, चुटू से बचेगा अस बचेगा, और जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? रामास हो जाएगा, ठीक है? अकस्मर्ण दीर्घ से दीर्घ हो गया तो रामास बन गया आपको। मैं आपको समझाने के लिए अकस्मर्ण दीर्घ कह रहा हूँ, वरना कुछ और होता है यहाँ पर, ठीक है? मतलब जुड़ गया तो रामास बन गया आपका। अब ये रामास में पद के अंत में, अब ये पद बना कि नहीं बना, बताइए? बना। पद बन गया, तो अब आपने क्या करा? सकार को क्या कर दिया? रू कर दिया। क्यों? क्योंकि पद के अंत में सकार को रू होता है, ठीक है? आपका तस मिला, भव शब्द है आपका। हमने जो प्रत्यय पहले से जोड़ दे, हम तहा प्रत्यय जोड़ते हैं, वो पहले तहा नहीं जुड़ता है, वो पहले क्या जुड़ता है? तस जुड़ता है। और अभी भी नहीं जुड़ा, अभी भी पद नहीं बना, अब पद बना वो, ठीक है? जब भवतस बन गया, अब इसको ससजुषो रू से क्या करेंगे? रू करेंगे, ठीक है? समझ में आया? अब इसके बाद सूत्र लगता है, एक सूत्र है खरवसाने और विसर्जनीय। सूत्र क्या है?
सूत्र कहता है कि खर पर होने पर अथवा अवसान में। अवसान किसे कहते हैं? विरामोवसानम। अवसान किसे कहते हैं महोदय? विरामोवसानम। अर्थात विराम मतलब उसके बाद में कुछ नहीं है तो आपका विराम हो गया, ठीक है। तो राम विराम होने पर अवसान मतलब अवसान हो गया। अवसान होने पर क्या होता है? अवसान में रू को क्या हो जाता है? रा की ऊ की संज्ञा हो जाएगी सब में, तो रा को क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा, तो बन जाएगा रामः रामाः भवतः। भवतः। समझ में आया? इसी प्रकार ही आपका जो ये देखिए भ्याम भ्यस, रामाभ्याम रामेभ्यः बोलते हैं ना, रामेभ्यः। तो रामेभ्यः में जो विसर्ग आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ये भ्यस का सकार है, ठीक है ना। गस आपने वैसे तो राम शब्द में नहीं मिलता है। मनीष, इसमें रामेभ्य कहाँ से हो गया? इसमें कौन सा बनता है? राम शब्द में एकार कहाँ से आ गया इसमें? वो अलग चीज है, वो आप प्रक्रिया पढ़ेंगे। आप पढ़े नहीं है ना प्रक्रिया, बस मेरे समझाने का प्रयत्न वो क्या है कि सकार को विसर्ग हुआ है, वहां पर हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है, समझ आया? अब आप ये देखिए सुप कसा है, सुप है तो आपने सुप में लाया रामे पर, लेकिन ये सुप ये पदांत नहीं है। ये जब जुड़ेगा तो इसके पद में अंत में क्या मिलेगा आपको? ऊ मिलेगा। बाकी तो संज्ञा कर देंगे, क्या मिलेगा? पदांत क्या होगा? ऊ मिलेगा, ठीक है ना। पदांत मतलब समझ में आया? पद अलग होता है, पदांत अलग होता है। पद मतलब पद पूरा सामूहिक होता है और पदांत माने उसका अंतिम वर्ण। समझ में आया महोदय आपको? हरिओम। अब देखिए ये तो हमने एक चीज सीख ली, विसर्ग करना। अब ये विसर्ग और कहाँ कहाँ होता है हम ये समझेंगे। सूत्र कहता है खर वसाने और विसर्जन, खर पर होने पर भी करता है। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आता है तुरंत बताइए अब। और ऊष्मा, दूसरा पहला और ऊष्मा, वो तीनों सकार। देखिए कुछ लोग थोड़ा सही बोल रहे हैं, कुछ लोग पूरा सही बोल रहे हैं। जैसे रमेश महोदय ने कहा कि द्वितीय प्रथम और तीनों सकार, ये सही है। और किशोर महोदय ने कहा द्वितीय प्रथम और ऊष्म कहा, वो गलत है। हाँ एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। हमें एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं लेना है, इसलिए हम तीनों सकार बोलेंगे। तो जब भी आपको रू के बाद में, अब ये विसर्ग है, सॉरी अब ये रू है और इसके बाद में आपको मिल गया रामः। अब आपको मिल गया, आपको ले लेते हैं क्रीडति ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रीडति ले ली, ठीक है। क्रीडति, रामाः क्रीडन्ति, ठीक है। और भवतः पठति, पठति, ठीक है। अब ये देखिए महोदय नहीं, भवता तो पहले से भवता तो पहले से ही वो है। मतलब मान लीजिए भवता के बाद में कुछ आ गया, हाँ ठीक है। अब इसके बाद में कुछ और ले लीजिए, जैसे भवता के बाद में कुछ और आ गया, जैसे नाम ले लीजिए कुछ। ये तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। नाम, भवतः नाम। नहीं, भवता नाम वो सुबंत वाला हो गया। आप ले लीजिए भवतः, रामः भवत, क्या कहते हैं नहीं, किसी का नाम किसी का नाम ऐसा है जिसका द्वितीय प्रथम से स्टार्ट होता हो। खादती चलो। कमलः, ठीक है। कमलः, कमलऊ होगा द्विवचन में, कमलऊ भवतः, ठीक है महोदय। कमलऊ भवतः है, भवतः कमलऊ, ठीक है। कैसे भी जोड़ सकते हैं, संस्कृत तो वही है, कैसे जोड़ रही आगे पीछे एक समान। अब ये देखिए यहाँ पर आपका खर प्रत्याहार पर में है कि नहीं है? हरिओम। हाँ जी है। खर प्रत्याहार है, पहला वाला पर में है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको खर प्रत्याहार पर में तो खर वसाने विसर्जनी से विसर्ग होगा कि नहीं होगा?
जी होगा। विसर्ग हो गया, विसर्ग हो गया और यहाँ विसर्ग हो गया। अब इसके बाद में एक सूत्र आता है विसर्जनीयस्य सः। क्या सूत्र है? विसर्जनीयस्य सः। तो विसर्जनीयस्य षष्ठी विभक्ति है, तो क्या कहना चाह रहा है वो? विसर्जनीयस्य मतलब विसर्ग के स्थान पर। क्या कहना चाह रहा है महोदय? विसर्ग के स्थान पर। विसर्जनीयस्य बोला ना उसने, तो विसर्ग के स्थान पर। पद कह रहा है पद के अंत में यदि विसर्ग होगा उस विसर्ग के बाद में खर मिलेगा, उस विसर्ग के बाद में खर मिलेगा तो क्या हो जाएगा महोदय? उस विसर्ग को सकारादेश। सकार आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा उस विसर्ग को? सकार आदेश। सकार आदेश हो जाएगा। ठीक है, आशा जी आप म्यूट कर दीजिए आपको। किशोर जी आप होस्ट हैं, आप सबको म्यूट कर सकते हैं। मैं हूँ क्या? हाँ नहीं नहीं हूँ नहीं। अब ये देखिए, अब हरिओम पहले ये देखिए सब लोग, तो हमने सब विष्णु इसको हमने सकार को रू किया और रू को फिर विसर्ग बना दिया। अब ये बताइए ये जो विसर्ग है ये पद के अंत में है कि नहीं है? पदांत विसर्ग है जी। और पदांत विसर्ग को खर परे होने पर सकार होता है। क्या होता है? पदांत विसर्ग को खर परे होने पर सकार होता है। सकार होता है। ठीक है, अब आप इसको क्या कर देंगे? सकार कर देंगे तो क्या हो जाएगा? विष्णु त्राता। ठीक है, अर्थात एक चीज देखिए कि खर परे होने पर आप विसर्ग रकार रेफ को विसर्ग करेंगे कि नहीं करेंगे? हरिओम। हाँ हाँ रेफ को विसर्ग करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा? उस विसर्ग को फिर दोबारा से सकार प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा? आपका ये ध्यान दीजिए कि आपके 13 प्रत्यय हैं। ठीक है, ये समझ में नहीं आया, ये विष्णु सत्राता। अभी ये समझ में आएगा आपको, सब कुछ समझ में आएगा। ये अच्छा ठीक है, देखिए रेफ को आप जो रू से जब रू बनाते हैं तो उस रू को इतने प्रत्ययों इतने वर्णों के परे होने पर क्या होता है? उसको विसर्ग होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? बताइए। जी होता है। होता है। जल्दी से जल्दी करूंगा, आज विसर्जनीय सूत्र को समझाऊंगा। 7 मिनट बचे हैं। का को विसर्ग, अब इन सबके परे होने पर का को विसर्ग मतलब आपने रेफ को विसर्ग करेंगे। ठीक है, और विसर्ग करने के बाद में उसको क्या हो जाएगा? दोबारा से सकार प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा उसको? दोबारा से सकार प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि देखिए विष्णु स्त्राता था, विष्णु स्त्राता में आपने क्या करा? विष्णु रू करा और रू में क्या बचा? रा बचा, विष्णु बचा। अब आपने खर मान करके इसको विसर्ग किया, तब भी तो आपका विसर्ग, अब विसर्ग के बाद में तब भी आपका खर बाद में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। और फिर आप दोबारा से उस रा को क्या कर दोगे? उस रा को विसर्ग को दोबारा से उसको क्या बना दोगे? सा बना दोगे। विसर्ग को क्या बना दोगे? सा बना दोगे। ठीक है, तो कहते हैं कि फिर अब विष्णु स्त्राता बन गया। ये हमारा शुद्ध शब्द है विष्णु स्त्राता। ठीक है, अब कहते हैं कि इन सभी के परिणाम पर विसर्ग को सकार हो जाएगा। कह रहे हैं हाँ हो जाएगा। कह रहे हैं अच्छा ठीक है, तो जैसे ही विसर्ग को सकार करने चले का और खा के परिणाम पर कहाँ करने चले? क और ख के परिणाम, का खा और पा फा के परिणाम पर विसर्ग को सकार करने चले, तुरंत एक सूत्र आ गया। सूत्र का नाम क्या है? क्या सूत्र है? वो कपौचा। ये सूत्र कहता है विसर्ग के स्थान पर विकल्प से जिह्वा मूल्य और उपदमानी होता है, द्वितीय पक्ष में क्या होता है? विसर्ग ही रहता है। क्या कहता है ये? हरिओम। हाँ एक मिनट सूत्र लिख देते हैं।
हाँ पहले तो ये आपको इतने वर्णों के परिवर्ण पर सकार प्राप्त, विसर्ग के स्थान पे क्या प्राप्त था? सकार प्राप्त था। सकार प्राप्त। ठीक है, पर लेकिन अब आपका एक सूत्र आया कि यदि क और ख पर में होगा तो विसर्ग के स्थान पे सकार ना होकर क्या हो जाएगा? एक पक्ष में जिह्वामूली हो जाएगा और दूसरे पक्ष में मतलब जिह्वामूली उपधमानी हो जाएगा, दूसरे पक्ष में क्या होगा? विसर्ग रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए रामः क्रीडति में अब विसर्ग है कि नहीं? विसर्ग, जी हरिओम, हाँ हाँ समझो, देखिए विसर्ग है। अब इस विसर्ग के बाद में क है, तो मतलब सूत्र क्या है? विसर्जनीय से सह, कि खर पर होने पर विसर्ग को सकार होता है। इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर क्या है? विसर्ग को सकार होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? सकार। तत्व सकार। सकार होना चाहिए था, विसर्ग को सकार होना चाहिए। तो रामस क्रीडति बनना चाहिए था, रामस क्रीडति, रामास क्रीडंती बनना चाहिए था। पर लेकिन सूत्र आ गया कुत्वोः कपौचा, वो कहता है क ख अथवा प फ परे होने पर, क ख अथवा प फ परे होने पर विसर्ग के स्थान पर एक पक्ष में विसर्ग होता है, दूसरे पक्ष में यदि क ख मिलेगा तो जिह्वामूली और प फ मिलेगा तो उपधमानीय होता है। समझ में आपको? जी। यदि अब एक पक्ष में क्या रहेगा? विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा? इसमें जिह्वामूली होगा, क्योंकि क और ख पर होने पर क्या होता है? जिह्वामूली होता है, जिह्वामूली और पा फा के ऊपर पर होने पर उपधमानी होता है। ठीक है, सब लोग बोलिए एक बार, क ख पर होने पर जिह्वामूली और प फ पर होने पर उपधमानी। होने पर जिह्वामूली उपधमानी होता है। ये कह रहे हैं जिह्वामूली उपधमानी का मतलब क्या? उच्चारण में अंतर आता है। देखने में तो ये जैसे लगते हैं, ये उच्चारण में अंतर आता है। ठीक है, तो एक पक्ष में विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा तो रामः क्रीडति, और दूसरे पक्ष में क्या होगा? विसर्ग, अर्ध विसर्ग कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? अर्ध विसर्ग लिख नहीं पाऊंगा इसलिए पूरा विसर्ग लिख रहा हूँ। ठीक है ना, और एक अर्ध फिर क्या हो जाएगा? रामः क्रीडति। अभी इसको उच्चारण में भिन्नता आती है। किसमें भिन्नता आती है? उच्चारण में। जब आप विसर्ग मानेंगे तो कैसे उच्चारण करेंगे? रामः क्रीडति। ठीक है, रामः, ये क्रीडति में शायद बड़ा होगा ना, क्रीडति। ठीक है ना, रामः क्रीडति। जब आप विसर्ग मानेंगे, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग मानेंगे तो रामः क्रीडति, और जब आप जिह्वामूली मानेंगे तो क्या बोलेंगे? रामः क्रीडति। रामः क्रीडति। ठीक है, जब रामः पठति, रामः पठति और रामः, ठीक है, रामः पठति। एक पक्ष में जब आप विसर्ग के स्थान पे विसर्ग, रामस किया आपने, रू किया, रामर किया, और रामर के स्थान पे आपने क्या करा? खरवसाने और विसर्जनी से क्या कर दिया? विसर्ग कर दिया खर पर होने पर। अब उसको क्या था? विसर्जनी यस्य के द्वारा उसको विसर्ग के स्थान पे क्या प्राप्त था महोदय? सकार प्राप्त था। और सूत्र आया कुत्वोः कपौचा, उसने क्या कह दिया कि विसर्ग के स्थान पर एक पक्ष में विसर्ग और दूसरे पक्ष में क्या होता है? कवर्ग होता है। क्या होता है? जिह्वामूली उपधमानी होता है। ठीक है, तो एक पक्ष में विसर्ग रहेगा, दूसरे पक्ष में क्या होगा? जिह्वामूली उपधमानी। अब प और फ पद में है तो क्या हो जाएगा? उपधमानी होगा। अब उच्चारण में क्या होगा? रामः पठति, और दूसरे पक्ष में होगा रामः पठति। क्या होगा? समझ में आया आपको? इसका मतलब इसमें क्या फकार का उच्चारण होगा? क्या फ आएगा? रामः रामः, रामः पठति। ठीक है महोदय, क्योंकि ओष्ठ से उच्चारण होता है ना। रामः पठति, रामः ठीक है, समझ में आपको? अब इसका महोदय मतलब लिखने में भेद नहीं होता है इसमें? लिखने में भेद होता है, ऊपर नीचे यू होता है, वो आधा विसर्ग हो जाता है। आधा विसर्ग में क्या है ना कि अगर मैं फोन से पढ़ा रहा होता नहीं, तो जैसे हम कहीं और भी पढ़ते हैं तो आधा विसर्ग देखने को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। जैसे देखिए आधा विसर्ग के दर्शन करा देता हूँ मैं आपको। अष्टाध्यायी में ऊपर नीचे दोनों यू ऐसा करके लिखा है, उल्टा यू उल्टा यू। वो सूत्र में ही है, आपको वेद में मिल जाएगा। जैसे ये देखिए, ये रहा, दिख रहा है आपको? ये जो निशान होता है ना,
यू है अपोजिट यू, हाँ, एक ऊपर में एक नीचे, जो टीका एक टीका नीचे, करते हो ना ऐसा ऊपर में। अपोजिट यू। ये चिन्ह होता है जिह्वा मूल्य पद्मानी का लिखने में, ठीक है। उच्चारण करने में आपको पता लग गया। एक चीज आप नोट कर लीजिए, कभी भी आपको विसर्ग मिलेगा ना, तो विसर्ग के बाद में या तो आपको का या खा मिलेगा, अथवा पा या फा मिलेगा, अथवा तीनों शकार मिलेंगे। क्या मिलेगा? तीनों। इतना याद रखिए। इसके बाद अगली बार फिर से मैं विसर्जनीय से सूत्र को समझाऊंगा, कुप्पो कपौ सूत्र को समझाऊंगा। अब आपका ज्योत्यादिगण खत्म हो गया। इसका मतलब अब आपको पूरा का पूरा जो आपका 1.5 घंटा या 2 घंटा होता है, वो पूरा का पूरा आपको किसमें मिलेगा? संधि में मिलेगा। 1.5 घंटा ही होता है, ठीक है ना। अब 1.5 घंटे में मैं आपको संधि समझाऊंगा और आपको विसर्ग संधि बिल्कुल अच्छी तरह से समझाऊंगा, ठीक है महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो आज कुप्पो कपौचा तक सूत्र को समझिएगा, ठीक है। इतने तक समझ में आया? अब कुछ इसके बाद में आपको एक चार्ट बना देता हूँ। तब तक एक नहीं, मैं आपको पोस्ट करता हूँ। पोस्ट के पहले आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद ही पोस्ट बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। समझ में आपको कि मनीष महोदय प्लीज वो खरा विसर्ग वो सूत्र लिख के दिखाओ ना कैसे है। पेज नंबर 34 पे है। देखिए, खरवसानयो हो भी लिख सकती हैं, लेकिन जोड़ के लिखनी है तो जो पूरा सूत्र एक खरवसानयोर विसर्जनी यह, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि कुछ लोगों का उच्चारण सही नहीं बनता है ना। जब जिन लोगों का उच्चारण सही नहीं बनता है, वो थोड़ा थोड़ा बोलने को करिए। खर वसा वसा नयोर विसर्जनी यह, ठीक है। तो खर वसानयोर विसर्जनीय, ठीक है महोदय। और देखिए, कुप वो हो कपौचा, कुप वो हो कपौचा, ठीक है। और ठीक है, इस प्रकार हम समझेंगे अभी। आप इतना ध्यान रखिएगा। आज आप लोग का एक होमवर्क है। आप लोग किसी को यदि का और ख के का ख अथवा प फ अथवा तीनों शकारों के बाद में, सॉरी विसर्ग के बाद में आपको क ख प फ या श श स के बाद में कोई वर्ण दिखे तो मुझे उसे नोट करके मेरे को भेजिएगा, फोटो खींच के, ठीक है। अगर आपको मिल गया तो क्या कहा मैंने, आपको बता सकते हैं कुछ? का ख प फ के बाद यदि क ख च छ ट ठ त थ प फ और श स सा मिले, जो भी शब्द बोलो, नहीं, खाली क ख प फ और तीनों शकार। यदि विसर्ग के बाद में, यदि विसर्ग के बाद, ध्यान से एक बार, यदि विसर्ग के बाद में क ख प फ और श श स इनको छोड़ करके यदि कोई वर्ण मिले और तब भी वहां पर विसर्ग विद्यमान रहे तो मुझे दिखाइएगा। अगर आपको विसर्ग के बाद में क ख प फ अथवा तीनों शकार के बाद में कोई दिखे तो आपको, ठीक है। विसर्ग क ख प फ और श स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ और होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, समझ में आया महोदय? च छ ट ठ त थ इसके बारे में चाहिए, ये वाले चाहिए नहीं, आपको सात को छोड़ के क ख प फ श श ये छोड़ के। हाँ, लेकिन च छ है ना, मतलब च छ ट ठ त थ चाहिए। हाँ, वो चाहिए। अगर च छ ट ठ त थ या कोई और भी मिल के जाए, बाद मिला तो विसर्ग के बाद में यदि कोई और मिला तो मेरे को फोटो खींच के भेज दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। आप कोशिश करिएगा, आपको हमेशा विसर्ग के बाद में या तो क या ख मिलेगा, अथवा प या फ मिलेगा, अथवा तीनों शकार मिलेगा। इसके अलावा नहीं मिलेगा। आपको क या ख क्यों मिलता है, क ख प फ क्यों मिलता है, आपको पता लग गया? विकल्प से होता है। विकल्प से होता है। कुप्पो कपौचा सूत्र, कुप्पो कपौचा सूत्र के द्वारा आपको वहां पर विसर्ग दिखता है क ख प फ के बारे में, ठीक है ना। और श श सा के लिए कौन दिखता है वो अगली कक्षा में पढ़ाएंगे, ठीक है महोदय। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, मेरे पास 5 मिनट है अभी। जीवामूली और उपदा मान्य किसी को देखना है तो पेज नंबर 4 है, सहज बोध पार्ट 1 में पेज नंबर 4 पे। महोदय, पिछली बार आपने एक सूत्र करवाया था ना, श को छ करने वाला। क्या? षष्ठ छोटी
छोटी। हाँ सच छोटी, वो जी। सूत्र अगर एक बार हो सके तो बिल्कुल। एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं करवाता हूँ। छोटी जो हो तंत्र लीजिए, तच शब्द है आपका, क्या है? तच, ठीक है। और शब्द है श्लोकेन, क्या है? श्लोकेन। श्लोकेन। देखिए सूत्र, षष्ठोटी सूत्र को आपने देखा होगा। षष्ठोटी सूत्र कहता है उसको सर चाहिए छोटी पूर्व में लिख झा। दीजिए ना सर, जी लिख दीजिए ना सर नहीं छोटी। हाँ, सूत्र का नाम भी लिख दीजिए वो। छोटी लिख देता हूँ बस। ये सूत्र पुस्तक में नहीं है क्या? नहीं, पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना। आप कौन सी पुस्तक में ढूंढ रही हैं? ये सहज बोध प्रथम भाग उसमें नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो मैंने आपसे कहा था कि मैं माताजी की प्रक्रिया तो पढ़ा रहा हूँ, पर लेकिन ऐसी चीजें भी पढ़ा रहा हूँ जो आपको संस्कृत पढ़ने में उपयोगी होंगी। ठीक है, 8463 सूत्र नंबर, ठीक है ना। मैं नहीं हो सकेगा तो इसकी भेज दूंगा मैं, कुछ मिलेगा तो, ठीक है। अब यहाँ समझिए, पहले यहाँ पर चा और शा का संयोग है। किस चीज का संयोग है? चार शा का। पूर्व में जो चा है वो झय में आता है कि नहीं है? झय मतलब 4 3 2 1, उसमें आता है कि नहीं आता है? आता है, एक में आता है। यदि 4 3 2 1 के बाद में कभी भी आपको तालव्य शकार मिले, 4 3 2 1 के बाद में कभी भी आपको तालव्य शकार मिले, उस तालव्य शकार को कन्वर्ट कर देना किसमें? छ में। अब श्लोकेन की जगह, श्लोकेन में शा है ना? हाँ, तालव्य शकार है। तालव्य शकार है, उसकी जगह यदि आप तालव्य शकार की जगह यदि छकार कर देंगे तो क्या बनेगा? तच्छ्लोकेन। तच्छ्लोकेन क्या बनेगा? तच्छ्लोकेन। और ये जो सूत्र लगता है ये विकल्प से लगता है, अर्थात एक पक्ष में श्लोकेन भी रहेगा और एक पक्ष में श्लोकेन भी रहेगा। ठीक है, आपका समझ में आया आपको? जी। यदि श्लोकेन रहेगा तो फिर चकाचा ही रहेगा वहां पर। जी, तच्छ्लोकेन जब विकल्प से जो छकार होता है तो फिर तो चा ही रहेगा। ठीक है महोदय, अभी ये इतना समझिए। इसके बाद ना जब आपकी संधि मजबूत हो जाएगी ना, तब आपको पूरा करवाऊंगा। ठीक है, आप संधि की टेंशन मत लीजिए, आप संधि छोड़ दीजिए मेरे ऊपर। ठीक है मनीष महोदय, वो च श्लोकेन के साथ ज्वाइन हो जाएगा तो जी, फिर ज्वाइन हो जाएगा। अच्छा, तच्छ्लोकेन अथवा दूसरे पक्ष में इस प्रकार लिखेंगे। तो कहीं भी अगर श्लोक में दिखता है ना ऐसे, इस प्रकार ही होता है। संधि का मतलब है जोड़ना। आप संधि कर रहे हो और उसके बाद भी जोड़ नहीं रहे हो तो फर्क, फायदा क्या हुआ? ठीक है महोदय। महोदय ये श जो रहता है, श और श्री वाला श्र, इसमें क्या फर्क होता है? तालव्य शकार में और मूर्धन्य शकार, श्री भी जो लिखते हैं ना, वो उसमें देखिए ये आपका श है केवल। हाँ, ठीक है हाँ। और ये आप पूछ रही है इसके बारे में, इसके हाँ, बारे में। ये जो तालव्य, ये केवल एक वर्ण होता है और इसमें होते हैं 2 वर्ण। इसमें कौन से होते हैं? 2 वर्ण। और रा, एक श होता है और एक र होता है। र। तो देखिए श और रा को मैं एकदम से इनके बीच का गैप हटाया मैंने, तो क्या बन गया? श्रा बन गया। अंदर समझ में आया? इसे इंग्लिश में मतलब हिंदी वर्णमाला में कहते हैं क्षत्रज्ञ, ये सब बोलते हैं। तो ये सब जो होते हैं ना तीनों, ये व्यंजन 2 व्यंजनों को मिलकर के बनते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है, आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं महोदय। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो? धन्यवाद। नमो नमः। धन्यवाद महोदय, नमो धन्यवाद।